हेलो एवरीवन, आज हम यूपी पीजीटी के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मुझे इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आप ये जानिए कि यूपी पीजीटी के लिए आप फॉर्म कब भर सकते हैं। जब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका हो, आपके रिजल्ट्स आ गए हों, तब आप यूपी पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। 125 क्वेश्चंस का देखिए ये एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। ऑफलाइन मोड है पेपर कंडक्ट कराने का। अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता है तो नीचे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, आप देखिए, डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से सिलेबस। सिविक्स का नागरिक शास्त्र इसे बोलते हैं, 12th तक ये नागरिक शास्त्र ही रहता है, पॉलिटिकल साइंस। सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर ऑल दी वीडियो अपडेट्स बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको चैनल टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर के टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम डज पॉलिटिकल साइंस स्टडी ओनली गवर्नमेंट? किसके अनुसार राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है? ए गिलक्रिस्ट, बी सीले, सी मैटलैंड, डी लिकॉक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है, ये किसका मानना है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। लिकॉक मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ गवर्नमेंट की स्टडी है। गिलक्राइस्ट का भी आप जान लीजिए स्टेटमेंट। गिलक्राइस्ट का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस स्टेट, सरकार का तो अध्ययन है, साथ में राज्य का भी अध्ययन है। स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की स्टडी पॉलिटिकल साइंस में होती है, ये गिलक्राइस्ट का मानना है। लेकिन लिकॉक का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस में हम केवल सरकार का अध्ययन करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑस्टिन, बी ब्लंटसेल, सी एरिस्टोटल, डी गैटल। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, पॉलिटिकल साइंस ये किताब गैटल ने लिखी है। आर.जी. गैटल, रेमंड गारफील्ड गैटल, ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर थे और इन्होंने ही बुक लिखी है पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, विच थिंग का डिस्टिंग्विश्ड नेचुरल एसिमेट्री एंड ट्रेडिशनल एसिमेट्री? किस विचारक ने प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता में अंतर किया? ए रूसो, बी ग्राम्सी, सी हार्बर्ट मार्क्यूस, डी ग्राम्सी। देखिए, ग्राम्सी 2 बार आ गया है, एक ऑप्शन हम कैंसिल कर देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ये सारे ही क्वेश्चंस यूपी पीजीटी में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी पर बिल्कुल बेस्ड है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। रूसो ने प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता में अंतर किया है। रूसो का कहना था कि सिविल सोसाइटी नेचुरल इनइक्वालिटीज को दूर नहीं कर सकती। जैसे कि कोई आदमी छोटा है, उसका कद छोटा है, तो इसमें नागरिक समाज कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नागरिक समाज अगर जहाँ पर ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है उसको वो दूर कर सकता है कानूनी समानता दे करके। अगर हम लीगल इक्वालिटी दे देते हैं तो वहाँ पर जो ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी है वो हम दूर कर सकते हैं, ये रूसो का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी इज द इमर्जेंस ऑफ सॉवरेनिटी कंसिडर्ड? संप्रभुता का उद्भव किस शताब्दी में माना जाता है? ए 17th सेंचुरी में, या 16th में, 18th में, या फिर 19th में? संप्रभुता का उद्भव किस शताब्दी में माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल जीन बोदा ने किया है अपनी बुक में 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में। बाद में देखिए, संप्रभुता शब्द को आगे भी बढ़ाया और थिंकर्स ने उसका इस्तेमाल किया और ब्रॉड में उसको डिस्क्राइब किया। 17th सेंचुरी में ग्रोसियस ने, 18th सेंचुरी में देखिए रूसो ने, 19th सेंचुरी में ऑस्टिन ने संप्रभुता शब्द को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 5th क्वेश्चन है, विच थिंग का इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ इनडेफिनिट सॉवरेनिटी। अमर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत से कौन से विचारक नहीं जुड़े हुए हैं? ए बोधा, बी बेंथिम, सी लॉक, डी ऑस्टिन। इनडेफिनिट सॉवरेनिटी का आप मतलब समझते हैं? इनडेफिनिट सॉवरेनिटी मतलब कि अपने संप्रभु को असीमित पावर दे देना। आपको यहाँ पे बताना है कि इससे कौन से थिंकर संबंधित नहीं है जिन्होंने डेफिनेट सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया है। इनडायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं कि इनडेफिनेट सॉवरेनिटी का इनमें से कौन समर्थक नहीं है। इसका मतलब वो डेफिनेट सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉक। ये इनडेफिनेट सॉवरेनिटी से नहीं जुड़े हुए हैं, ये मर्यादित संप्रभुता पर विश्वास करते हैं। बाकी आप देखिए बोधा हैं, बेंथम हैं, ऑस्टिन हैं, इन सब ने इनडेफिनेट पावर दे रखी है अपने संप्रभु को, अपने सॉवरेन को, यानी कि असीम, अस्थाई और अपृथककरण ये मानते हैं संप्रभुता को। जॉन लॉक के बारे में एक बात और आप जान लीजिए कि जॉन लॉक ने संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया है, उसकी जगह पर इन्होंने सर्वोच्च सत्ता का इस्तेमाल किया है। राइट? देखिए 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, बी इवोल्यूशनरी थ्योरी, विकासवादी सिद्धांत, सी डिवाइन थ्योरी, ईश्वरीय सिद्धांत, डी ज्योग्राफिकल थ्योरी, भौगोलिक सिद्धांत। सबसे ओल्डेस्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी क्या है कि स्टेट ओरिजिन किस तरह से हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? सारी थियरीज स्टेट ओरिजिन की आपने पढ़ रखी होगी। ओरिजिन ऑफ द स्टेट देखिए नेट के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यूपीपीजीटी के सिलेबस में राज्य की उत्पत्ति इंक्लूडेड है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिवाइन थ्योरी। ईश्वरीय सिद्धांत सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के लिए, जिसमें कि माना गया है कि स्टेट एक दैवीय कृति है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो रिप्रेजेंटेट करता है गॉड को, किंग। इसलिए राजा मात्र ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। अगर किंग किसी के लिए अकाउंटेबल है तो वो गॉड के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। इस वजह से अगर कोई राजा की आज्ञा का विरोध करता है तो उसे पाप माना जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए अगर आपसे एग्जाम में प्राचीनतम पूछ रहा है तो आप डिवाइन थ्योरी टिक करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है स्टेट की ओरिजिन के लिए, तो वहां पर सही आंसर होगा इवोल्यूशनरी थ्योरी, विकासवादी सिद्धांत, जिसे हम ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। ये सबसे उपयुक्त सिद्धांत है स्टेट की ओरिजिन के लिए, लेकिन ओल्डेस्ट सिद्धांत डिवाइन थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है, हु हैज कॉल्ड हॉब्स द डेविल ऑफ मलबरी। हॉब्स को मलबरी का शैतान किसने कहा है? ए बैमहिल ने, बी कॉलिंगवुड ने, सी सेबाइन ने, डी काउलिन ने। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काउलिन ने हॉब्स को मलबरी का शैतान कहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन से यूपीपीजीटी में पूछे जाते हैं। 8th क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज द वर्ड वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए विलियम बेब्रिज ने, बी विलियम टेम्पल ने, सी आर.एच. टॉन ने, डी जे.एम. कीन्स ने। इसका सही आंसर क्या होगा? कल्याणकारी राज्य शब्द का इनमें से सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम टेम्पल ने सबसे पहले वेलफेयर स्टेट वर्ड का यूज किया है अपनी बुक में सिटीजन एंड चर्चमैन में। देखिए आप क्वेश्चंस के आंसर एक कॉपी में लिखते हुए चलिए, जिससे कि आप मिला सकें कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं। 9th क्वेश्चन है, हुज स्टेटमेंट इज दैट द स्टेट विल बी अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर इन द फ्यूचर लाइक एंशिएंट टाइम्स। किसका कथन है कि राज्य प्राचीन काल के समान भविष्य में भी एक वर्ग संगठन तथा एक शक्ति की संस्था रहेगी? ए हॉब्स,
बी कार्ल मार्क्स, सी स्टालिन, डी लेनिन। ये स्टेटमेंट है स्टेट के लिए, किसका स्टेटमेंट है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेनिन ने कहा है कि राज्य प्राचीन काल के समान भविष्य में भी एक वर्ग संगठन तथा एक शक्ति की संस्था रहेगी। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट देखिए इसी से मिलता जुलता है, लेकिन अब बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। मार्क्स का स्टेटमेंट था राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों की संस्था है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लेनिन का स्टेटमेंट है और कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। उन्होंने राज्य को माना है कि वो दरिद्रों के शोषण के लिए एक धनवानों की संस्था है, यानी कि उसका इस्तेमाल करके जो पुअर क्लास लोग हैं उनका शोषण किया जाता है रिच क्लास के थ्रू। 10th क्वेश्चन है एडवोकेट्स ऑफ द लीगल राइट आर, कानूनी अधिकार के समर्थक हैं थॉमस पेन, हॉब्स, बेंथम या वॉल्टेयर। इनमें से लीगल राइट को किसने सपोर्ट किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंथम। जर्मी बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया है। बेंथम के साथ देखिए ऑस्टिन है, हॉलैंड है, सालमंड है और रिची, इन लोगों ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया है। जबकि थॉमस पेन, थॉमस हॉब्स और वॉल्टेयर ये प्राकृतिक अधिकार का समर्थन करते हैं, नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन हु रोट द बुक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी किताब किसने लिखी है? A.V. डाइसी ने, अरिस्टोटल अरस्तु ने, कार्ल फेडरिक ने, जस्टिन बर्नार्ड ने। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी ये बुक बहुत से एग्जाम में पूछी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल फेडरिक ने ये बुक लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी प्रिसाइड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस। महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? 1921, 1922, 1923 या 1924? किस वर्ष महात्मा गांधी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इस तरह से भी ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है और कभी कभी उस प्लेस का नाम भी पूछा जाता है जहां पर ये सेशन कांग्रेस ने कराया था, या फिर वो कौन सा सेशन था कांग्रेस का ये भी पूछा जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन देखिए 3-4 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है तो उस कंसेप्ट से किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे आप उसे एग्जाम में जरूर सही करके आएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब ये सेशन कहाँ पर हुआ था? ये बेलगांव में हुआ था। कौन सा सेशन था ये कांग्रेस का? ये 39th सेशन था कांग्रेस का और जिसकी प्रेसिडेंसी महात्मा गांधी जी ने की थी। बाद में देखिए 1934 तक महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ भी दी थी। राइट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए और कमेंट करके अपना इसको जो कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन कराइए कि आपको किस क्वेश्चन में कहाँ पर डाउट है। और देखिए इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो जैसे नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं होप करती हूँ कि उनको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन पर देखिए बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।